नमस्कार दोस्तों, आज से हम YouTube पर एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं CDP की, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये हर वो क्षेत्र में काम आएगा जहाँ ये सिलेबस आता है, चाहे वो CG टेट हो, चाहे C टेट हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, सहायक शिक्षक भर्ती हो। जहाँ पे भी CDP का सिलेबस है, जहाँ पे भी CDP का सिलेबस है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र का सिलेबस है, वहाँ ये काम आने वाला है। और ध्यान देना, बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, बोरिंग लगता है, लेकिन यकीन मानिए एक बार इस वीडियो सीरीज़ को लाइन से देखते चलेंगे आप कभी भी बोरियत महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे जगह भी जहाँ उदाहरण दूंगा जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो किताब से पढ़ने में अगर आपको कठिनाई हो रही है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। और देखिए, मैं एकदम आपको लिखा लिखा कर इजी वे में बताऊंगा, ठीक है। ऐसे शब्दों में बताऊंगा जो एक बार में आपके दिमाग में घुस जाए, बस आपको ध्यान इधर ही रखना है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि साइकोलॉजी कहाँ का शब्द है, किन शब्दों से मिलकर बना हुआ, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सबसे पहला ब्रेकडाउन तो हम यहीं पर करते हैं कि साइकोलॉजी है क्या। तो दरअसल साइकोलॉजी दो ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक है साइक और दूसरा है लोगोस। ठीक, साइक का मतलब होता है मन या आत्मा, यानी कि सोल। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, टू स्टडी, अध्ययन, टू स्टडी। जैसे होता है ना बायोलॉजी, जूलॉजी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तो वैसे ही लॉजी लोगोस से बना हुआ है ना। ये कैसे वर्ड हैं? ग्रीक वर्ड्स हैं। ये सब कैसे वर्ड्स हैं? ग्रीक वर्ड्स हैं, ध्यान रखना। ये कैसे वर्ड्स हैं? ग्रीक वर्ड है। तो जो साइकोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, दो ग्रीक के शब्दों से मिलकर बना है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइक और लोगोस। तो साइक मतलब होता है आत्मा या मन, और लोगोस मतलब होता है अध्ययन करना या किसी चीज का विज्ञान हम कह सकते हैं। तो मैं इन दोनों शब्दों को मिलाऊं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आत्मा या मन का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है? जी बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूं। ठीक, आज के युग में मनोविज्ञान का अर्थ क्या निकाला जाता है? मनोविज्ञान का अर्थ निकाला जाता है स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। एकदम साफ शब्दों में बताऊं और यही डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान है क्या, मनोविज्ञान साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, दैट्स इट। ठीक है, मन और व्यवहार का अध्ययन ही, मन और व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। तो बोले सर ये आत्मा शब्द कहाँ से आ गया? देखो, पहले के समय में इस बात को लेकर काफी वाद विवाद था कि भैया मन मतलब मनोविज्ञान मतलब क्या? मन का विज्ञान, कि चेतना का विज्ञान, कि मस्तिष्क का विज्ञान, कि शरीर का विज्ञान, कि इंसानी व्यवहार का विज्ञान। ये इस पर आज भी डिबेट है, लेकिन समय के अनुसार ये डिबेट थोड़ा कम होते चले गए और हम एक टू द पॉइंट वाले नोट्स पर पहुंचे, जिसका ये मतलब है कि मनोविज्ञान मतलब स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, मन और व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये देखो मनोविज्ञान को पढ़ना क्यों जरूरी है। एक बार अगर आप मन का साइंस समझ ले, एक बार इंसान का मनोविज्ञान समझ ले आप, कि इंसान कार्य कैसे करता है, इंसान सोचता कैसे। और इंसान मतलब बच्चों की भी मैं बात कर रहा हूं, इसमें बच्चे बूढ़े सब है, क्योंकि आपको भैया आज नहीं तो कल क्या बनना है? टीचर बनना है। ठीक, मैं डायरेक्टली आऊं स्कूल में, क्लास में यहाँ पर पढ़ा दूं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन सोचो कि अगर मुझे स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी समझ आ गई एक बार, कि वो बच्चा सीखता कैसे है, वो नए एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कैसे करता है, वो डीमोटिवेट होता है तो क्या करना चाहिए, उसको मोटिवेट करने के लिए मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या एक्शन लेने चाहिए, अगर ये सब बातें मैं सीख गया तो मेरी बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। और इसीलिए सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या है? मनोविज्ञान। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर एक बार आप मन को समझ गए, आपका 99% प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक, दूसरा अध्याय है गीता का, दूसरा अध्याय और चौथा श्लोक। कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा है। कृष्ण की सेना एक तरफ और आगे चल के कौरव पांडव दोनों की सेना आमने सामने है। बीच में कृष्ण भगवान पॉज लिए हुए हैं, पॉज बटन दबा दिए और कृष्ण अर्जुन की बात सुन रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को, हे मधुसूदन,
कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना, यानी कि हे मधुसूदन, सामने द्रोणाचार्य हैं, सामने भीष्म पितामह हैं, दोनों के दोनों मेरे लिए पूजनीय है, मैं कैसे इन पर बाणों की वर्षा करूं, कैसे इनको मारूं। ये अपने मन की व्यथा बता रहे हैं अर्जुन, किसको? कृष्ण को। तो जो भगवान श्री कृष्ण है, सबसे पहले क्या उसकी मनोविज्ञान समझते हैं, उसके मन की क्या दशा है, उसके मन में भी क्या चल रहा है, कृष्ण समझते हैं पहले अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। उसके बाद जो अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, तब फिर दे दनादन फिर वो सारे 18 क्षणी साफ हो जाते हैं, 18 क्षणी जो सेना है वो साफ हो जाते हैं। तो पहला प्रॉब्लम जिससे हमको डील करना वो है मन। एक बार हम मन को समझ लिए, मतलब हमारा 99% सॉल्व हो जाता है, 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है? मन और व्यवहार का अध्ययन। इतनी सी बात समझ आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो शुरुआत से ही हम ये डेफिनेशन पर नहीं पहुंच गए, इस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए कई सदियां लग गई, कई साल लग गए कि जो मनोविज्ञान है मन और व्यवहार का अध्ययन है। ऐसा नहीं, शुरुआत में देखो, शुरुआत में मनोविज्ञान का अलग अलग अर्थ निकाला गया। ठीक है, मनोविज्ञान का अलग अलग अर्थ निकाला गया और जिसमें इसको अलग अलग विज्ञान कहा गया। जैसे देखो, सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान बोला गया। मनोविज्ञान को क्या बोला गया? आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। ठीक, आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन कौन से महारथी लोग थे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आत्मा का विज्ञान इसको बताने वाले लोग सबसे पहले यूनानी दार्शनिक थे। ज्यादातर कौन थे? सब यूनानी दार्शनिक, जिसमें से अरस्तु मिलेंगे, ठीक है, प्लेटो मिलेंगे, डेकार्ट मिलेंगे। तो ये साइंटिस्ट लोग के, ये रिसर्चर या फिलोसोफर लोग के नाम भी आपको याद करने हैं। ठीक है, कि अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट, और ये सारे के सारे यूनानी फिलोसोफर थे, यानी कि ग्रीक फिलोसोफर्स थे, यूनानी थे ये। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट, इन्होंने आत्मा का विज्ञान बोला। लेकिन आगे चल के ये आत्मा का विज्ञान वाला जो कंसेप्ट है, इसको बहुत लोगों ने नहीं अपनाया। कारण क्या? क्या आत्मा है? बोले वो तो नहीं मालूम। तो कैसे आत्मा का विज्ञान कह रहे हो? तो ये आत्मा है नहीं है, इसी बात पर काफी ज्यादा वाद विवाद है। आज भी इस पर अलग अलग धर्म, अलग अलग मत इस पर एकजुट नहीं है। ठीक है, सभी का, किसी का मानना है कि आत्मा होती है, किसी का आत्मा नहीं होती। बोले कोई होती तो है, लेकिन वो क्षण भर होती है, शरीर के मर जाने की वजह से वो भी मर जाती है, चेतना भी समाप्त हो जाती है। किसी ने कहा कि नैनम छिन्नति ससराणी नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयंतापु ना शोषति मारुता, आत्मा अमर अजर है, इसको कोई ना जल भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, तो इसी बात पर वाद विवाद था। तो आत्मा का विज्ञान वाला जो कंसेप्ट वो खारिज हो गया, लेकिन हमको इसको पढ़ना है, हमको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन कौन थे? अरस्तु थे, प्लेटो थे। ठीक है, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट, और ये सारे के सारे यूनानी फिलोसोफर थे। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, आत्मा का विज्ञान कहने के बाद ये थोड़ा सा और जंप करते हैं हम लोग, और आत्मा के विज्ञान के बाद हम आएंगे मस्तिष्क के विज्ञान। ठीक है, मस्तिष्क के विज्ञान पर। तो आत्मा का विज्ञान कहने के बाद लोग जंप किए किस पे? मस्तिष्क का। बोले कि ये मस्तिष्क का विज्ञान है। बोले अच्छा, देखियो मस्तिष्क खोल के। बोले नहीं, वही काम नहीं कर रहा है। मस्तिष्क का विज्ञान, तो मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले, ये मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले भी बहुत सारे दार्शनिक हुए। ज्यादातर लोग दार्शनिक थे। ये सब दिमाग में उन्हीं लोग क्या था? दार्शनिक, जो परेशान हो गए जीवन से, फिर दूसरे को परेशान कर रहे। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, खोज जिनको तलाश रहती थी अपने आप को जानने की, भगवान को जानने की, सत्य को जानने की, परम ईश्वर को जानने की। ठीक है, तो वही लोग ज्यादातर दार्शनिक हुए और यही सब मुद्दों पर चर्चा करते रहते थे वो। तो मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले एक मिलेंगे आपको, पोम्पोलॉजी। पोम्पोलॉजी, ठीक है, पोम्पोलॉजी, बर्कले, लॉक। ठीक, तो ये सारे दार्शनिक थे। पोम्पोलॉजी, बर्कले, लॉक, ये सब दार्शनिक इटली के थे। और इन्होंने जो मनोविज्ञान है उसको मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। ठीक है, इसको मस्तिष्क का विज्ञान कहा। ये सारे के सारे कहाँ के दार्शनिक थे? इटली के दार्शनिक थे। ठीक है, मस्तिष्क का विज्ञान। फिर और देखो आगे चल के ये चेतना का विज्ञान बन गया। किसका विज्ञान बन गया? ये चेतना का विज्ञान बन गया। ठीक, चेतना, कॉन्शियसनेस का विज्ञान बन गया। इसके भी देखो, इसके भी बहुत सारे लोग समर्थक हुए। चेतना का विज्ञान है,
ये कहने वाले विलियम जेम्स थे, विलियम वुंट थे, ये सारे लोग थे। ठीक है, सल्ली नाम के एक दार्शनिक हुए, सल्ली, विलियम जेम्स, विलियम वुंट। ठीक, तो चेतना का विज्ञान कहने वाले सल्ली थे और विलियम जेम्स थे, विलियम वुंट थे। इन लोगों ने क्या बोला इसको कि ये कैसा साइंस है, कॉन्शियसनेस का साइंस है, चेतना का विज्ञान है बोला। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा, चेतना का विज्ञान। लेकिन इसको काफी ज्यादा आलोचना मिली, बोले क्या होती चेतना, वो डिफाइन कर दो। तो कोई कुछ खास चेतना के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, चेतना के बारे में उतना कुछ खास नहीं बता पाए, तो ये इसकी भी जो प्रामाणिकता थी उसको सिद्ध नहीं कर पाने की वजह से ये भी आउटडेटेड हो गई। ठीक है, एक आगे चल के दार्शनिक मिलेंगे मैकडूगल, है ना, उनकी किताब है आउटलाइन साइकोलॉजी। ठीक है, तो आउटलाइन साइकोलॉजी, इसमें याद रखना इसकी काफी आलोचना की है। इसको चेतना का विज्ञान बोले जाने पर आउटलाइन साइकोलॉजी की किताब नाम से किताब है किसकी, तो मैकडूगल की, मैकडूगल। अभी आप देखो सीडीपी पढ़ोगे ना तो 19 से 20 आपको ऐसे ही नाम देखने को मिल जाएंगे रिसर्चर्स फिलोसोफर लोगों के। ठीक है, रिसर्चर्स फिलोसोफर साइंटिस्ट लोग के नाम देखने मिल जाएंगे, जो 19-20 नाम हम याद करेंगे आगे चल के। ठीक है, अभी तो कुछ नामों से आप रूबरू हो जाइए। ठीक है, तो मैकडूगल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने चेतना का विज्ञान का भरपूर विरोध किया। बोले क्या चेतना ज्ञान, बताओ, तुम कुछ बता पाओगे इसका? नहीं। तो आउटलाइन साइकोलॉजी नाम की किताब थी, उस किताब में ये याद रख लेना, आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी किताब थी, मैकडूगल की, जिसमें इसको नकारा है। ठीक है, फिर आगे चल के बिहेवियर का विज्ञान बोला, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर, इसको बोलने वाले इसके प्रतिपादक कौन कौन थे साइंस ऑफ बिहेवियर का? तो वॉटसन थे, वुडवर्थ थे, मैकडूगल खुद थे जिन्होंने उसका विरोध किया था। जस्ट इससे पहले चेतना का विज्ञान जो हमने बोला बात किया, तो एक ब्रांच और निकल के आई साइंस ऑफ बिहेवियर यानी कि व्यवहार का विज्ञान, और ये सबसे प्रामाणिक निकला और इसका प्रमाण भी दे पाए। ठीक है, इसका प्रमाण भी दे पाए, ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय था और इसी को ही एक्सेप्टेंस मिला। तो इसके 3-4 अलग अलग रिसर्चर फिलोसोफर थे। एक वॉटसन थे जिसका नाम अभी हम बार बार पढ़ेंगे, वॉटसन थे। ठीक है, स्किनर मिल जाएंगे आपको, स्किनर मिल जाएंगे, मैकडूगल, मैकडूगल। ठीक है, वॉटसन हो गए, स्किनर हो गए, मैकडूगल हो गए। ठीक है, एक और नाम आप लिख सकते हैं, वुडवर्थ। ठीक है, वॉटसन, वुडवर्थ। तो ये कुछ नाम व्यवहार का विज्ञान सजेस्ट करने वाले थे, साइंस ऑफ बिहेवियर। ये अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी भी यूज करते चलते हैं ताकि अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को दिक्कत ना हो जहां जहां पे लगेगा। तो साइंस, ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ ब्रेन बोल सकते हो, साइंस ऑफ ब्रेन या माइंड, और ये साइंस ऑफ सोल। ठीक है, तो इसको देखो प्रामाणिकता मिली है ना, आगे चल के इसको एक्सेप्ट किया गया ये व्यवहार के विज्ञान को। और देखो ये जितनी भी बातें हैं इस पर ऑलरेडी भारतीय दर्शन चर्चा कर चुका है। आप गीता का 3रा अध्याय 42वां श्लोक देखेंगे, 3रा अध्याय और 42वां श्लोक आप पढ़ेंगे, उसमें ये बताया गया है कि जो आप शरीर अपने आप को देख रहे हैं ये कैसा शरीर है, ये स्थूल शरीर है। कैसा शरीर है? ये स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर है। इसके ऊपर होता है सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। एक ग्रॉस बॉडी होता है, एक सटल बॉडी होता है। स्थूल शरीर है जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? स्थूल शरीर है। लेकिन ये 3रा अध्याय 42वां श्लोक की मैं बात कर रहा हूँ, सारे शब्दों से वहां पे परिचय आप हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे। स्थूल शरीर के ऊपर है क्या है? स्थूल शरीर के ऊपर है इंद्रियां। स्थूल शरीर के ऊपर कौन है? बोले इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, इंद्रियों के ऊपर, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से पावरफुल कौन है? बोले तो मन है। कौन है? मन है, मन यानी कि मस्तिष्क। इससे ऊपर कौन है? बोले से बुद्धि है। ठीक, और इससे ऊपर कौन है? बोले से इससे भी परे कौन है? आत्मा है। ये अलग अलग स्टेज में, ये स्थूल शरीर और ये बाकी सूक्ष्म शरीर बताएं। स्थूल शरीर के ऊपर है, उससे परे है इंद्रियां, इंद्रिया से परे है मन, मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है आत्मा। ये सारे शब्दों पर आपको
व्याख्या मिल जाएगी, है ना। और इन्हीं शब्दों पर इन्हीं अलग अलग शब्दों का विज्ञान बोला अलग अलग लोगों ने, क्लियर। लेकिन वापस आगे चलकर प्रमाणिकता किसको मिली, प्रमाण किसका मिला, समझ लो, व्यवहार के विज्ञान के। ठीक, तो एक परिस्थिति में इंसान कैसे व्यवहार करता है, वही अध्ययन क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान के बारे में शुरू में हम फिर से चर्चा करते हैं। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, इज मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड दैट इज साइक एंड लोगोस। साइक मीन्स सोल या माइंड एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी, दैट इज स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर इज नोन एज व्हाट, साइकोलॉजी। मनोविज्ञान, मन और व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, फिर आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन कौन थे, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट, ये सब यूनानी दार्शनिक थे। मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले पोम्पोलॉजी, बर्कले, लॉक, वॉइस, वॉइस नाम के भी एक मिल जाएंगे आपको, वॉइस, वॉइस, ठीक, ये सब इटली के थे। फिर चेतना का विज्ञान, सल्ली, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जिसका और देश देखना रहेगा वो आगे चल के कभी पढ़ेंगे। चेतना विज्ञान की कड़ी आलोचना की मैकडूगल ने। आउटलाइन साइकोलॉजी क्यों किया, क्योंकि इन्होंने अपना विज्ञान दिया ना, ये बोले व्यवहार का विज्ञान है, देखो मैकडूगल। तो वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर और मैकडूगल, इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर का साइंस बोला इसको। ठीक है, साइंस ऑफ बिहेवियर, ध्यान रहेगी बात। इतनी सारी बातें हमको जाननी है साइकोलॉजी। तो एक साइकोलॉजी का एकदम बेसिक वाला पॉइंट है, मनोविज्ञान का पॉइंट है। कुछ हम डेफिनेशन भी देखेंगे, मैं डेफिनेशन को आपको लिखाऊंगा अलग से, और आपको लिखना है ताकि याद रहे। डेफिनेशंस को मैं आपको लिखाते चलता हूं। जैसे सबसे पहले एक वॉटसन मिलेंगे। वॉटसन ने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये सब व्यवहार के बारे में बात की है ना, तो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। अब बोलोगे सर डेफिनेशंस याद नहीं रहते, उनका भाव आपको समझना है, उनका भाव। ये सारे लोगों ने, देखो वाटसन ने, वुडवर्थ ने, मैकडूगल ने, स्किनर ने व्यवहार का विज्ञान बोला, तो उनका डेफिनेशन भी वैसे ही मिलता जुलता मिलेगा, व्यवहार का विज्ञान। तो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यानी कि व्यवहार का विज्ञान है बोले। ठीक है, अभी देखो वुडवर्थ का भी मैं बताता हूं। मैकडूगल, देखो मैकडूगल पहले देखना, मैकडूगल ने क्या बोला, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यथार्थ विज्ञान है। तो आचरण और आचरण व्यवहार एक ही जैसा मिलता जुलता शब्द हो गया, व्यवहार। ठीक है, व्यवहार। तो ये भी मैकडूगल भी वही बोले है ना, इसी से मिलता जुलता स्किनर भी वही बोल देंगे। ठीक है, वुडवर्थ भी वही बोल देंगे, सब थोड़ा बहुत सेंटेंस आगे पीछे करके टाप दिए। तो मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब देखो ये ना क्रियाओं का अध्ययन बोल दिए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, क्रियाओं का अध्ययन, क्रियाओं का अध्ययन। अब क्रिया मतलब क्या क्रिया करोगे आप, क्रिया ही तो व्यवहार है क्या, कि वातावरण में अलग अलग परिस्थिति में आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या क्रिया कर रहे हैं, वही क्या है बोले, वही मनोविज्ञान है। तो वुडवर्थ भी एक कुल मिला के वो व्यवहार की ही बात की, क्रियाएं मतलब आप जो बिहेवियर कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस है जिनको आपको समझना है, याद रखना है। फिर एक स्किनर मिलेंगे, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे बोरिंग नाम के एक व्यक्ति हुए जिन्होंने बोला मानव मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है ना, बोरिंग, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो ने बोला, इन्होंने आगे चल के बहुत सारे डेफिनेशंस दिए, मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है। क्या बोला क्रो एंड क्रो ने, मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। स्किनर ने बोला शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, ये स्किनर ने बोला। स्किनर व्यवहार की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बोला, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो स शिक्षा लागे स्किनर, स स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने डेफिनेशंस दिए, उसको हमको याद करना है। इसके अलावा देखो मनोविज्ञान की उत्पत्ति हम लोग देखते हैं, ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति, ये सब है देखेंगे, बात करेंगे। ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की उत्पत्ति।
तो ये मत सोचना कि फिर से मनोविज्ञान को समझाऊंगा, ये शब्द की उत्पत्ति और किसने इसकी उत्पत्ति की उसको हम देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हमको नोट डाउन करने हैं, जैसे देखो अलग अलग रिसर्चर्स के नाम आएंगे। जैसे एक आपको मिलेगा मनोविज्ञान शब्द का जनक, मनोविज्ञान शब्द का जनक। दूसरा मिलेगा मनोविज्ञान के जनक। तीसरा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। चौथा आपको मिलेगा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। ये देखो ये लाइन से जनक जनक करके आपको मिलेंगे और चारों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मनोविज्ञान शब्द का जनक मिलेंगे आपको रुडोल्फ गोएकल, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। खास करके मनोविज्ञान शब्द का जनक मिलेंगे आपको रुडोल्फ गोएकल, रुडोल्फ गोएकल। मनोविज्ञान शब्द के जनक रुडोल्फ गोएकल, ठीक है। मनोविज्ञान के जनक अगर पूछा है अरस्तु, जिसको हम एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक का अगर पूछा जाए तो विलियम जेम्स एंड विलियम वुंट, विलियम जेम्स एंड विलियम वुंट दोनों का नाम मिलता है, वुंट, ठीक है, विलियम जेम्स और विलियम वुंट। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक पूरा नाम है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक। तो ये चार अलग अलग टर्म्स मिलेंगे, उसको आपको याद करना है, ठीक है। एक मनोविज्ञान शब्द का जनक जिसको हम रुडोल्फ गोएकल के नाम से जाने जाते हैं, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु या एरिस्टोटल। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक तो विलियम जेम्स का भी नाम मिलेगा, विलियम वुंट का भी नाम मिलेगा। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मिलेंगे थॉर्नडाइक, ठीक है, याद रहेगा थॉर्नडाइक। चलिए इतना मेरे ख्याल से आप पढ़ लिए होंगे। अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि साइकोलॉजी की जरूरत क्या है, इसका अध्ययन करने की जरूरत क्या है। नीड्स टू स्टडी साइकोलॉजी, इसका नीड क्या है, जरूरत क्या है। जरूरत क्या है, तो लाइन से सोच के देखो कि क्या क्या इनकी हमको पढ़ने की जरूरत हो सकती है, ठीक है। मनोविज्ञान का मतलब ही है स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, यानी कि इंसान का जो मन है और व्यवहार का अध्ययन ही क्या है, साइकोलॉजी है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर भैया मुझे इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला इसका जरूरत क्या हो सकता है, पहला ही जरूरत क्या हो सकता है कि इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए, उसके व्यवहार को समझने के लिए, कि वो किस परिस्थिति में कैसा बिहेव करेगा, उसको समझने के लिए मुझे ये पढ़ना जरूरी है, इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए, हाँ कि ना, ठीक। दूसरा मोटिवेट करने के लिए बोल सकता हूं, टू मोटिवेट, इसी को प्रेरित करने के लिए। क्योंकि एक बार मैं मन के क्रियाकलापों को समझ जाऊं तो मैं ये भी समझ जाऊंगा कि इंसान को कैसे मोटिवेटेड रखा जा सकता है, उसको जो काम करवाना है उसको करवाने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने के लिए, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने के लिए। बोले सर ये क्या होता है, ये टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे, ये टॉपिक भी आप लोग पढ़ेंगे। और ध्यान रखना इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब, इंडिविजुअल डिफरेंस का कंसेप्ट ये कहता है कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। एक बच्चा दूसरे का एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं है, लगभग मिलते जुलते हो सकते हैं बट एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे बाप और बेटे एक जैसे दिख सकते हैं, एक नहीं हो सकते। इवन कोई जुड़वा बच्चा भी होता है फिर भी उसमें कुछ न कुछ आदतें व्यवहार थोड़ी से अलग होंगे, थोड़ा बहुत अलग दिखते होंगे, कुछ न कुछ उन दोनों में असमानताएं होंगे ही, ठीक। तो हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, कोई होशियार गदर नहीं, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसके अपनी क्रिएटिविटी है, सारी चीजें अलग हैं।
तो व्यक्तिगत भिन्नता को भी समझने के लिए हमको साइकोलॉजी से होकर जाना होता है। ठीक, तो टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस भी एक पॉइंट हम बोल सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए। अब देखो, अगर हम साइकोलॉजी समझ जाएं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये जरूरी है। क्लियर, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए भी जरूरी है, इंसानों को क्रिएटिव बनाने के लिए भी जरूरी है, पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए भी जरूरी है, सारी चीज़ों के लिए जरूरी है। किसी नए सिचुएशन में ढलने के लिए, अडेप्टेशन के लिए, अनुकूलन के लिए, अनुकूलन मतलब नए सिचुएशन में को अडेप्ट करने के लिए, एडेप्टेशन के लिए भी जरूरी है, अनुकूलन के लिए भी। तो इतनी सारी ज़रूरतें हैं, इसको हमको समझना होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि एक व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है, नई परिस्थिति में एडजस्ट करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इतने सारी बातें आपको समझना है। अच्छा, ये पढ़ते पढ़ते आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अरे मन, मस्तिष्क, चेतना, आत्मा, ये सब के बारे में बात तो हो रही है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ठीक है, इन सब का मतलब क्या है? तो चलो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि भैया मन, मस्तिष्क और ये चेतना अलग अलग क्या है। मन क्या है? तो मन समझ लो केंद्र है, सेंटर है। किसका? हमारे थॉट्स का, यानी कि विचार का, हमारे इमोशंस का, भावनाओं का। थॉट्स, इमोशंस, ठीक है, डिजायर्स, हमारी इच्छाओं का। तो ये इन थॉट्स का, इमोशंस का, डिजायर्स का, विचारों का, भावनाओं का, इच्छाओं का केंद्र है मन। क्लियर? बोले सर फिर मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है, शरीर का नियंत्रण केंद्र है, समझ लो। वहीं से सारी चीजें नियंत्रित हो रही हैं, कंट्रोल सेंटर है मस्तिष्क। बोले सर फिर चेतना क्या है? चेतना क्या है? तो चेतना क्या है भैया? तो चेतना मैं हूं, यह एहसास जो हो रहा है वही चेतना है। ठीक है, मैं जो हूं वही क्या है? एहसास ही क्या है? चेतना है। जो कुछ कर रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं, आप अपने आप को फील कर पा रहे हैं, वही क्या है? चेतना है। तो ये 3 शब्दों पे ध्यान रखना, नहीं तो यही समझ नहीं आता मन, मस्तिष्क, चेतना, आत्मा क्या है। बोले सर आत्मा क्या है? वही जो आप कभी देखे होगे एक आध बार। ठीक है, फिलहाल जोक सपाट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि बाकी देखो सीजी टेट चाहे आप परचेस करना चाहें या शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, सारा चीज़ हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में मिल जाएगा आपको। ठीक है, बहुत ही रीजनेबल फीस में, बहुत ही कम फीस में बच्चों के समझ को देखते हुए कि उनको कैसे टॉपिक्स को आसान बनाकर पेश किया जाए, काफ़ी इजी वे में आप उसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, नहीं आप नहीं भी, अभी एक और टॉपिक बचा हुआ है, जब तक नहीं बोलूँ तब तक मत किया करो। चलो लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं, ये मनोविज्ञान का फिर टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा, और भविष्य में अगर आप डिमांड करेंगे तो इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण। बोले सर स्कूल, हाँ, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण। देखो बहुत सारा आप स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, संरचनावाद, है ना, क्रियात्मकवाद, ये ऐसे वाद बहुत सारे पढ़े होंगे, समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद, इस टाइप के टर्म्स पढ़े जरूर होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके माइंड में अभी तक क्लियरिटी ना आई हो, तो आज उस सारे समस्याओं का निवारण हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला वाद जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहला दृष्टिकोण जो पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे संरचनावाद का, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, क्या? स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। इसमें देखो स्ट्रक्चरलिज्म एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं तो ज्यादा आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मैं मन को समझने की बात कर रहा हूं, किसको समझने की? मन को समझने की बात कर रहा हूं। मैं देखता हूं मेरे सामने क्या बना, एक मकान बना हुआ है। अगर मुझे मकान को समझना है कि मकान कैसे बना, मकान किन किन चीजों से बना हुआ है, तो मुझे ये समझना पड़ेगा। देखो मकान को ओवरऑल समझना है तो मकान किससे बना है उसको समझना पड़ेगा।
मकान किससे बना होगा? रेत से, ईंट से, सीमेंट से, पत्थर से। तो ठीक उसी प्रकार अगर मुझे मकान को समझना है, मैं मकान के जो छोटे छोटे हिस्से जिनसे वो मिलकर बना है उसको समझ लूं, तो बस वैसे ही संरचनावाद भी वही है कि मन क्या, संरचनावाद क्या कहता है कि मन छोटे छोटे हिस्सों से बना हुआ है। मन क्या? छोटे छोटे हिस्सों से बना हुआ है। मन छोटे छोटे हिस्सों से बना हुआ है। बोले सर ये छोटे छोटे हिस्से क्या? ये छोटे छोटे हिस्से मतलब आपके विचार हो गए, आपकी भावनाएं हो गई, आपकी इच्छाएं हो गई। अगर आप इन छोटे छोटे हिस्सों को समझ जाते तो मन को समझ जाएंगे। जैसे देखो, आपको मालूम है कि भैया आपके विचार एक से दूसरे शिफ्ट होते जाते हैं, कहीं पे भी विचार शून्य होता ही नहीं है, तो आपको समझ आए कि भैया मन का कार्य ही भटकना, मन का कार्य प्रणाली आप समझ जाएंगे। एक विचार आपके मन में आता है, वो खत्म होते ही दूसरा विचार आ जाता है, मन को समझ गए, मन के एक छोटे से इसको समझे। भावनाओं को समझ गए, कभी भैया आपको गुस्सा आ जा रहा है, कभी मुंह फुला के बैठे हैं, कभी कुछ चल रहा है तो वो भी आप समझ गए। कभी इच्छाएं, एक इच्छा समाप्त नहीं होती कि दूसरी इच्छाएं, तो भैया गौतम बुद्ध यही तो समझे, यही तो जाने, यही तो देखे, और यही तृष्णा किसका कारण बनती? दुख का कारण बनती। तो ये सब छोटे छोटे हिस्सों को अगर हम समझ जाएं तो ये संरचनावाद को समझ जाएंगे, मन को समझ जाएंगे। तो संरचनावाद मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जस्ट संरचनावाद के बाद एक क्रियात्मकवाद भी आता है, फंक्शनलिज्म। ठीक है, क्या? फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म थोड़ा सा इससे अलग बात करता है। फंक्शनलिज्म यानी कि क्रियात्मकवाद। बोले ये सिर्फ स्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा, मन की संरचना को देखने से काम नहीं चलेगा, उसके काम को देखने से काम चलेगा। बोले सर कैसे? नहीं समझ आया। जैसे समझना, कार कार के स्ट्रक्चर में देख लिया भैया, कार के पार्ट्स को भी देख लिया, कार छोटे छोटे हिस्से से बना है, बोले चलो ठीक है। कार कौन कौन से छोटे छोटे हिस्से से बना है? कार टायर से बना होगा, कार गियर से बना होगा, इंजन लगा होगा, बॉडी पार्ट होंगे, लोहे होंगे, प्लास्टिक होंगे, मेटल्स होंगे, पेट्रोल डला होगा उसमें, सारा चीज, पेंट लगा होगा, बढ़िया चकाचक दिख रहा है। लेकिन उस संरचना को मैं क्या करूं? उसको देखने से समझ आ जाएगा कि नहीं? कार कैसे समझ आएगा? कार को चलाने से, मतलब कार काम कैसे करता है वो देखकर मैं कार को समझ पाऊंगा कि कार है क्या चीज। बस फंक्शनलिज्म, क्रियात्मकवाद भी यही कहता है कि उसका भैया स्ट्रक्चर, संरचना को नहीं देखना है, उसके फंक्शंस को देखना है, वो काम कैसे करता है उसको देखना है। तो स्ट्रक्चर, उसकी संरचना से कोई लेना देना नहीं, उसकी क्रिया को देखने का काम होना चाहिए, क्रिया को, उसके काम को देखना ही फंक्शनलिज्म कहता है, क्रियात्मकवाद। ठीक है, तो ये दो वाद देखे। एक संरचनावाद, संरचनावाद कहता है कि उसकी संरचना को और मन को समझना है, तो उससे किससे बना हुआ है उसको हमको पहले समझना होगा। ठीक है, उसको हमको पहले समझना होगा। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के प्रवर्तक को भी हम देख लेते हैं। संरचनावाद के प्रवर्तक हैं विलियम जेम्स, और क्रियात्मकवाद वाले हैं विलियम वुंट। ठीक है, विलियम वुंट और विलियम जेम्स, ऐसे दो अलग अलग, विलियम वुंट और विलियम जेम्स, है ना। विलियम वुंट और विलियम, ये विलियम वुंट है, वुंट, विलियम वुंट, और ये विलियम जेम्स। ठीक, चलिए अब तीसरे वाद पर हम नजर डालेंगे, तीसरे दृष्टिकोण पर नजर डालेंगे, जिस जो है कि है व्यवहारवाद, जिसके प्रवर्तक थे जेबी वॉटसन। ठीक है, बिहेवियरिज्म। ठीक, बिहेवियरिज्म। अब देखो, ये बोले कि भैया किसी के मन में क्या चल रहा है वो आप नहीं समझ सकते। व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म, वॉटसन ने बोला। ये इसके प्रवर्तक कौन है? वॉटसन। ये बोले कि भैया आप मन में क्या चल रहा है नहीं देख सकते। कि एग्जांपल बताता हूं कि कोई बच्चा एग्जाम में बैठा है, क्या चला उसके मन में, उसको खुद को नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम। हम कैसे उसको जज कर सकते हैं उसके मन में क्या चल रहा था? कि भैया वो पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या सोच रहा था नहीं सोच रहा था, उसका रिजल्ट देख के, यानी कि वो कैसे बिहेव किया एग्जाम में, कैसे परफॉर्म किया, क्या एक्शन लिया, उसके आधार पे हम ये जज कर सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा था। बस यही व्यवहारवाद भी कहता है, वॉटसन यही कहते हैं। ठीक है, कि अगर भैया वो उसके काम को, मतलब उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका व्यवहार है, उसको हम समझ जाएं तो मन को समझ जाएंगे। तो व्यवहारवाद यही कहता है, बिहेवियरिज्म ये कहता है कि मन को हम सीधे नहीं देख सकते, लेकिन व्यवहार को देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो मनोविज्ञान का अध्ययन है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर से होना चाहिए, जो बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसके प्रवर्तक कौन है?
व्यवहारवाद के वॉटसन जी हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब अगला बहुत फेमस इंपॉर्टेंट गेस्टाल्टवाद, जिसके जो प्रवर्तक हैं मैक्स वथाइमर है ना, मैक्स वथाइमर गेस्टाल्टवाद यानी कि समग्रवाद भी बोला जाता है। चलिए उसके बाद क्या, गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद भी बोलते हैं इसको, गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टिज्म, समग्रवाद भी बोलते हैं। अब देखो ये बोले जो भी समग्र है, संपूर्णता है, वो अपने छोटे छोटे हिस्सों से बड़ा होता है। बोले सर क्या मतलब, जैसे कार टायर वगैरह सबसे मिलके तो बन गया, वो सबसे बड़ा ही होगा कार, संपूर्णता सबसे बड़ा होता है। तो ये बोले कि अगर हमको किसी भी चीज को समझना है तो उसको पूरी संपूर्णता के साथ देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई गाना है, तो गाना किससे किससे मिलकर बना है, गाना शब्दों से मिलकर बना है, गाना धुन से मिलकर बना है, सुर है, ताल है, सब चीज है। लेकिन भैया गाना को हम अलग अलग शब्द में, लिरिक्स में, सब में बांट के देखते हैं, नहीं, पूरा गाना सुनते हैं एक साथ, संपूर्णता के साथ गाना को सुनते हैं, तब जाके गाना समझ आता है। अलग से शब्द देखें, धुन देखें, वो सब में फिर नहीं समझ आएगा, सुर ताल, उसको अलग से देखते नहीं है उसको। इसी को क्या बोला गया, समग्रवाद बोला गया, संपूर्णता के साथ उसको देखना है, ठीक है। तो मनुष्य केवल छोटे छोटे अनुभव नहीं देखता है, बल्कि पूरा चित्र, पूरा पैटर्न देखता है, ठीक है। तो ये उदाहरण मेरे ख्याल से समझ आया होगा। जैसे गाना को उदाहरण दिया, कोई फोटो आपके सामने रखें तो भैया फोटो में आप आंख, नाक, कान, होंठ, ये सब कोई अलग से नहीं देखोगे, सबको एक साथ देखोगे आप। यही है क्या, गेस्टाल्टवाद यानी कि समग्रवाद, ठीक। अंतिम वाद जो हम पढ़ेंगे सिगमंड, अच्छा ये सिगमंड फ्रायड वाला है, इसका नाम याद रख लेना, मैक्स वथाइमर, ठीक है। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक हैं मैक्स वथाइमर, मैक्स वथाइमर। वथाइमर। अंतिम हम लोग पढ़ेंगे साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। साइकोएनालिसिस थ्योरी किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने, और इसका नाम आप कई बार सुनेंगे। इसके एक बार जीवनी जरूर पढ़ लेंगे सिगमंड फ्रायड की, ठीक है। थोड़े सर्किट टाइप के भी थे, लेकिन ठीक है। मनुष्य ये बोले देखो, मन, जो इंसान जो भी करता है, जो भी बिहेवियर कर रहा है, उसके मन को समझना है, तो केवल हम उसका जो सब कॉन्शियस पार्ट है उससे हम उसको जज नहीं कर सकते। जो मनुष्य का बिहेवियर है वो कॉन्शियस के साथ साथ उसके जो सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस वाला जो पार्ट है, उसके वजह से भी इफेक्ट होता है। जैसे बचपन में भैया अगर आपको कोई कुत्ता कुदाया होगा, कोई भी एक आध बार कुकुर कुदाया होगा, चावा होगा, तो आज तक आप उससे डर रहे होंगे, भले आपको याद ना हो। अगर आपको कुत्ते से डर है, क्योंकि बचपन में इंसान गिने चुने एक दो डर के साथ ही पैदा होता है, बाकी जितने भी डर हैं इंसान के मन में बाद में डाला जाता है। फेल होने का डर, पब्लिक का डर, पब्लिक स्पीकिंग का डर, पढ़ने का डर, ये सब जितने भी डर हैं, मारने का डर, मार खाने का डर, ये सारे डर बाद में पनपते हैं। शुरू में कोई डर नहीं होता, एक आध दो गिना चुना, अगर साइंस की भाषा में हम लोग देखें, एक ही दो डर होते हैं, उसी डर के साथ बच्चा पैदा होता है, बाकी और किसी चीज का डर नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको कुत्ते से डर लग रहा है, इसका मतलब कभी ना कभी बचपन में आपको कुत्ता डराया होगा, भले आपको ध्यान नहीं होगा। या आपके घर वाले बोलेंगे अरे भाऊ 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 आ रहा है, अंदर आओ अंदर आओ, चाप देगा, काट देगा, वो जबरदस्ती डराए होंगे। वो बवा जो गई करके डरा रहे हैं, भूत प्रेत से डर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में डाला गया है वो डर। तो वो उसके अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस पार्ट है, जिसके वजह से उसका बिहेवियर इफेक्ट हो रहा है। यही साइको एनालिसिस थ्योरी कहता है। तो इतना आज का टॉपिक था, मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि ये क्लास कैसा लगा। हम CDP की पूरी क्लास यूट्यूब पर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको कोर्स के बारे में बता दिया। अगर आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं, बाकी लोगों से थोड़ा डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। हालांकि बाजू में बाकी सारे डिटेल दिख रहे होंगे, फिर भी मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, 8770123687। किसी भी प्रकार की परेशानी, कोई डाउट या कोर्स के रिलेटेड इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, 8770123687, या आप ऐप से भी डायरेक्ट परचेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।